सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं न्यूज़पेपर के। तो लेट्स डिस्कस डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं आज के। द टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक आपका है दैट इज बेसिकली आपका है वी हैव अबाउट कॉप 21। ठीक है, सो द वन फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कॉप 28। इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन किया। आप कुछ नई पॉइंट्स और देख लेंगे। पर्सन इन न्यूज़, एआई रेगुलेशन पे कुछ पॉइंट्स हैं। पर्सनलाइज्ड बैंकिंग क्या है, मैपिंग न्यूज़ में है। पॉन्जी स्कीम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑन गवर्नर, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे। गवर्नर पर काफ़ी अधिक प्रश्न बनेंगे, प्रीलिम्स में भी चांसेस हैं। पॉलिटी का टॉपिक है। पॉन्जी स्कीम की बात किया जाए तो ये इकोनॉमी का टॉपिक है, दिस इज इकोनॉमी टॉपिक। देन वी हैव मैपिंग इन न्यूज़ टॉपिक है, तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। देन पर्सनलाइज्ड बैंकिंग क्या है, ये भी इकोनॉमी का टॉपिक है। एआई का रेगुलेशन साइंस का टॉपिक है। देन ये पर्सन इन न्यूज़, दिस इज एनवायरमेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये और फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दैट विल बी देयर। सो क्वेश्चन आप रीड कर लो। डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ गवर्नर इज वेरी लिमिटेड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी रिसेंट जजमेंट है उस बेसिस पे, मतलब जो अभी बोल दिया गया है उस कंटेक्स्ट में गवर्नर के ऊपर हमने बहुत बहुत डिस्कशन और अल्टीमेट डिस्कशन कर रखा है। तो उस पर उससे ज़्यादा कंटेंट आपको चाहिए भी नहीं, उससे ज़्यादा हमें करना भी नहीं है। लेकिन जितना डिस्कशन कर रखा है वो आपको अच्छे से मतलब थोड़ा सा रिवाइज करके रखना है अपना, और नोट्स भी प्रिपेयर करना है। तो ये ध्यान में रखना है, ये आप आंसर जरूर से देखो। 10 नंबर का प्रश्न है। और ये प्रीलिम्स टेस्ट सिक्स्थ, छठा टेस्ट जो है शेड्यूल्ड है संडे को 9 PM को। प्लीज़ दें अगर आप 24 का एग्जाम दे रहे हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करके। और ये जब आप ज्वाइन करते हैं ऐप के अंदर, जैसे ये ऐप आप डाउनलोड करेंगे सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे इसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है, 1499 हो चुका है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दूसरी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसमें अभी 5 AM का पूरी जो बुकलेट भी शेयर की मैंने PDF फॉर्मेट के अंदर, और भी सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे आएंगी जो इसी के अंदर रहेंगी। अब जो पहले ज्वाइन कर लेगा उनको कोई भी मतलब, जैसे अब जिन्होंने पहले प्राइस बहुत ही कम था तो जिसमें 50 टेस्ट थे, तो जिन्होंने उसमें ज्वाइन किया तो दे हैव द ग्रेट बेनिफिट। अभी जो ज्वाइन करेगा कई चीज़ें अभी ऐड ऑन होती रहेंगी, क्योंकि प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें PDF, जो भी कंटेंट और सारी चीज़ें इसी कोर्स के अंदर आ जाएंगी। और साथ में 50 टेस्ट भी रहेंगे जो कि आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये 50 टेस्ट बहुत अल्टीमेट है। सिक्स्थ टेस्ट जो है, छठा टेस्ट, इस संडे को रात को 9 बजे है। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लें और अपना करें। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टोटल सिक्स, जैसे ये टेस्ट 6 है, ये एडवांस करंट अफेयर्स का है। इसका ये रात को 9 बजे आपका शेड्यूल्ड है। इसके अलावा आप ये 5 AM का कंटेंट भी देख सकते हैं, नवंबर तक आपका पूरा अपलोडेड है इसमें। ठीक है, तो इसको डाउनलोड आप कर लेना। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करना। चलो शुरू करते हैं। कॉप ये सब कुछ सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है, ये ध्यान रखना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दे रखा है। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉप 28 इंडिया इक्विटी डिमांड। देखो इसमें बहुत सारे स्पेकुलेशंस एंड ऑल आपके लगातार आ रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे मीटिंग एक बार हो जाएगी उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी बेटर। बट हाँ, कुछ पॉइंट्स आते हैं तो वो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। सो दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉप 28। कॉप क्या होता है, 28th मीटिंग क्या होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। तो इसमें कल के सेशन में हमने इस पर डिस्कशन भी किया था, कुछ पॉइंट्स भी हमने डिस्कशन किए थे। इसमें कुछ है जैसे मान लो ग्लोबल कार्बन बजट पे कुछ चीज़ें इसमें मेंशन्ड है और कुछ फैक्ट्स मेंशन्ड है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसकी 28th मीट अभी होनी है। जब मीट होगी तो उस पर डिटेल में डिस्कशन, लाइक वी विल डू डिस्कशन इन डिटेल। तो यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज का 1992 का, जो पर कैपिटा एमिशन, इफ यू टॉक अबाउट द पर कैपिटा एमिशन डेवलपिंग कंट्रीज का, वो रिलेटिवली लो है। और शायद कल के आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि वो कितना लो है, कंपेरेटिवली काफ़ी लो है। सो आर स्टिल रिलेटिवली लो एंड देयर शेयर इन द ग्लोबल एमिशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखो ये एक कंसेप्ट है भी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट, ठीक है, तो यहाँ पे ये जरूर से कहा गया कि जो पर कैपिटा मतलब जितना एमिशन हो रहा है, मान लो 1000 टन CO2 आपका एमिट हो रहा है कि एग्जांपल लेते हैं, और टोटल पॉपुलेशन पॉपुलेशन कितनी है, तो डेवलपिंग देशों में कंपेरेटिवली पॉपुलेशन भी हाईयर है। तो जो पर कैपिटा एमिशन है, वो पर कैपिटा एमिशन की बात किया जाए तो पर कैपिटा एमिशन आपकी लो आती है। पर कैपिटा एमिशन लो तो है लेकिन फ्यूचर के अंदर ये इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि सोशल
और जो भी सामाजिक और आर्थिक डिमांड है वो धीरे धीरे आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि अब इंक्रीज होगी तो ये है। तो यहाँ पे एक चीज और भी हाईलाइट आपका जो हमेशा से इसमें किया भी गया है, दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक वी हैव आल्सो हाईलाइटेड, डेवलपिंग देश इस पर हाईलाइट भी करते हैं, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, लाइक वी कॉल इट एज CBDR, CBDR-RC। ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका क्या मतलब होता है? मतलब देखो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट शुड बी कॉमन, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो कदम है उठाने हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड देशों की भी है, डेवलपिंग देशों की है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल या एक्सटेंट कितना है वो आपकी रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है। डेवलप्ड देशों की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, दे विल हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन और ये सब भी ये लोग जो है इसका आपका रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑल दो डेवलपिंग देश दे ऑल्सो एग्री विद दिस पॉइंट, इस चीज पर वो लोग भी एग्री करते हैं कि ठीक है, इफ यू कंसीडर कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इंडिया ने भी इस चीज को कहा कि वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट हैज टू बी बेस्ड ऑन रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। यू आर द वन जो कि रिस्पॉन्सिबल, मतलब डेवलप्ड देश ही हैं, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इतना ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, ऑल दो दे हैव मोर कैपेबिलिटी, क्योंकि उनका ज़्यादा कैपेबिलिटी तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका जो है वो ज़्यादा आपका रहेगा। तो पेरिस एग्रीमेंट में इस चीज़ को हाईलाइट भी किया गया था, और जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने के लिए प्रयास करने की बात की गई थी। तो ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर अगर आप देखोगे, तो ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है दैट बेसिकली जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, जैसे मिड ऑफ 19th सेंचुरी है, वो उस समय जब आपका टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का था, और अभी जो टेम्परेचर उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी 2 डिग्री सेल्सियस, या एफर्ट आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करो इंक्रीज हो जाता है तो इसका ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा, इट विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट जो है, जैसे आर्टिक रीजन पिघलेगा, एंटार्क्टिक रीजन पिघलेगा, प्लेनेटरी विंड्स प्लेनेटरी विंड्स, जेट स्ट्रीम, बहुत सारे जोग्राफिकल इम्पैक्ट्स आपके आएंगे। इस पर मैंने बहुत बहुत बार डिस्कशन किया है, अगर आप लोगों ने अपने नोट्स को ओपन करोगे यू विल फाइंड दिस। इवन जो आपका ये रिपोर्ट है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 6th जो असेसमेंट रिपोर्ट आपकी है, हर 1000 बिलियन जो टन है CO2 एमिट अगर होगा, तो ये लगभग एस्टिमेटेड अबाउट 0.45 डिग्री ऑफ सेल्सियस जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो। ये फैक्ट आप यूज भी कर सकते हो कि अगर सोचो कि 1000 बिलियन, अगर इतना ज़्यादा 1000 बिलियन टन अगर CO2 का एमिशन होगा, तो इससे जो अर्थ का टेम्परेचर है ये 0.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा। अगर आपके मन में आएगा यार इतना कम टेम्परेचर, ये तो बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक 1 डिग्री सेल्सियस AC का बटन कम कर लेंगे तो इससे, तो ये आपको समझना है कि अगर आपने एल नीनो जैसे फेनोमेना पढ़ा होगा, जो कि पैसिफिक ओशन रीजन के अंदर जो एल नीनो फेनोमेना आपका होता है, ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन का जो रीजन है, तो उस जगह पे जो एमिशन सॉरी जो इंक्रीज टेम्परेचर का है, जिसमें एक नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं और एल नीनो में कन्वर्ट हो रहा है, मात्र 1.5 डिग्री टेम्परेचर का ही सी सरफेस टेम्परेचर में ही अंतर आता है। और इस थोड़े से वेरिएशन की वजह से, जस्ट विथ इवन थोड़ा सा वेरिएशन ही आ रहा है, इससे कितना बड़ा ये एल नीनो फेनोमेना होता है जिससे क्लाइमेट और ये सब अफेक्ट होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर इंडियन ओशन डाइपोल और एल नीनो का जो फेनोमेना है वो मतलब इंडियन ओशन डाइपोल और एल नीनो का जो फेनोमेना है वो एक साथ हो जाए, मतलब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और एल नीनो फेनोमेना एक साथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इंडियन मानसून कैसे अफेक्ट होगा? अगर आपने सेशन मेरे अटेंड किए होंगे तो वो जरूर से आप लोग आंसर कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द ग्लोबल कार्बन बजट। सो ग्लोबल कार्बन बजट का मतलब ये है कि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल इट्स अ अमाउंट ऑफ मैक्सिमम क्यूमुलेटिव ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक शब्द का मतलब ह्यूमन, इंसानों के द्वारा कितना कार्बन CO2 का मैक्सिमम CO2 हम एमिट कर सकते हैं। जैसे अभी प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब हुआ कि मिड ऑफ 19th सेंचुरी, और इससे पहले का जो समय है, क्योंकि उसी समय काफ़ी ज़्यादा मशीनीकरण होने लग गया था, और फिर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज और ये सेट होने लग गई, इंडस्ट्री सेट होने लग गई, बहुत एमिशन स्टार्ट हुआ। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो उस समय क्या कार्बन बजट था, और आज के समय में मतलब हमारे पास कितना एमिशन की कैपेबिलिटी है, या कैपेबिलिटी तो क्या मतलब कितने लेवल हम कर सकते हैं।
तो वो कार्बन बजट है, ग्लोबल कार्बन बजट हम उसे कहेंगे, इन द सेंस कि अगर ये बजट क्रॉस होता है, एक लेवल जो है वो अगर क्रॉस होता है, तो दिस विल रिजल्ट इनटू व्हाट वी कंसीडर इट एज अ राइज इन द टेम्परेचर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर 1000 बिलियन टन CO2 अगर एमिट होता है, सो इट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज टेम्परेचर जो है लगभग 0.45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज आपका हो सकता है। सो फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल एरा टू व्हेन सच एमिशन रीच रिजल्टिंग इन लिमिटेड ग्लोबल वार्मिंग टू अ गिवन लेवल विद अ गिवन प्रोबेबिलिटी। मतलब इसी चीज को आपका लैंग्वेज में लिखा है कि कितना कार्बन एमिशन एक प्रकार से हमें जो है अलाउड है। तो ये हमें ये देखना है कि अगर कंटिन्यूस बेसिस में इसी तरीके से जो एमिशन होता जाएगा, तो जो ग्लोबल कार्बन बजट है वो आपका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो कैपेबिलिटीज हम पूरी कर लेंगे। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसके बाद जितना ज़्यादा एमिशन होगा, उतना ज़्यादा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, उसका इम्पैक्ट फिर क्लाइमेट पर भी बहुत अधिक होगा, और जो इवेंट्स है क्लाइमेट चेंज के वो भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होंगे। तो ये जो पैनल रिपोर्ट है, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंजेस का जो एनुअल रिपोर्ट 6 है, इट हैज़ ऑल्सो शोन कि वर्ल्ड वार्म्ड बाय 1.07 डिग्री सेल्सियस अंटिल 2019 फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अब खुद आप देख सकते हो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ऑलरेडी 1.07 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ चुका है, और ये और तेजी से बढ़ सकता है। सो ऑलमोस्ट 4/5 ऑफ द ग्लोबल कार्बन बजट स्टैंड्स डिप्लीटेड। मतलब 4/5 जो है ऑलरेडी हमने कार्बन बजट ऑलमोस्ट यूज कर लिया है। तो अगर 1/5 बचा और उसको भी हमने किया, तो ये टेम्परेचर और तेजी से बढ़ जाए। ओनली 5th रिमेन्स टू मीट द टारगेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो 4/5 जो कार्बन बजट है ऑलरेडी हमने, मतलब जितना हम CO2 एमिट कर सकते, तो हम 4/5 उतना हिस्सा हमने कर लिया है। अब आपके पास 1/5 ही बचा है, उसमें भी आपको जल्द से जल्द उस एमिशन को रोकना पड़ेगा, और प्रयास करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव प्रयास करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से एमिशन रिड्यूस हो और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको रिड्यूस किया जा सके। अदरवाइज जो जिस तरीके से एक इंटीग्रेटेड डिजास्टर देखने को मिलता है, ये भी एक कंसेप्ट न्यूज़पेपर के अंदर आया था, द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डिजास्टर। कमेंट सेक्शन बताना व्हाट इज इंटीग्रेटेड डिजास्टर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कुमुलेटिव कार्बन एमिशन, कौन है? तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल तो डेवलप्ड देश ही है। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप्ड देश ही है। कई रिपोर्ट्स एंड ऑल अगर आप देखोगे, तो इट हैज़ बीन हाईलाइटेड कि सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल आपके लिए जो फैक्टर है, दैट इज द डेवलप्ड कंट्रीज। सबसे ज़्यादा एमिशन भी उन्हीं के द्वारा आपका जो है देखने को मिलता है। कल भी हमने एक देखा भी था। और कंट्रीब्यूशन ऑफ साउथ एशिया है वो, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, ये एमिशन है वो सिर्फ 4% है, डिस्पाइट 24% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब आप इस चीज़ को देखो ना, विश्व का 24% पॉपुलेशन कहाँ पे है? साउथ एशिया के अंदर है। और अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे कि जो ग्लोबल एमिशन में, वो मात्र 4% है। अब इसमें भी इंडिया भी इंक्लूडेड है। अब पूरा साउथ एशिया का कंट्रीब्यूशन 4% है और पॉपुलेशन 24%। ये फैक्ट आप यूज कर सकते हो, कई जगह पे ये फैक्ट आप यूज कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। तो इंडिया मस्ट डिमांड अ फेयर शेयर ऑफ इट्स कार्बन बजट। तो ये बहुत जरूरी है। अब देखो जनरली हो क्या रहा है कि देखो, कार्बन बजट पे हमने कहा कि इतना CO2 हम एमिट कर सकते हैं, और इसके बियॉन्ड करेंगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जो 4/5 पार्ट यूज भी हो गया उस कार्बन बजट का, तो सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने ही ज़्यादातर एमिशन करके अपना ग्रोथ अचीव कर लिया। हमारे लिए तो क्या बचा? अगर अब हम, और क्योंकि हमारे सामाजिक और आर्थिक लेवल पे नीड्स हैं, एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन उसको भी संभालना है। एनर्जी ट्रांजिशन अगर आप करते हो तो उसमें भी समय लगेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो तो हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अभी उस पर निर्भरता अपनी बना के रखनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक स्पेस तो हो। आप ये कह दो कि नहीं आप ये सब नहीं कर सकते बिकॉज हमारा ग्लोबल कार्बन बजट जो है वो आपका एकदम खत्म होने वाला है, तो इसमें हमें डिमांड करना चाहिए, यार आप तो यूज कर लिए, आप अपनी पॉपुलेशन को डेवलप कर लिए, अब हमारी भी तो बारी है, आप भी तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करो। तो ये फेयर शेयरिंग की बात इंडिया को हाईलाइट करना चाहिए। देखो चाइना भी जम के अपना एमिशन और ये सब करके, वेस्ट एशिया भी जो वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने भी जम के एमिशन और कार्बन बजट का यूज करके अपना खुद ग्रोथ और डेवलपमेंट कर लिया, अपनी पॉपुलेशन को डेवलप्ड स्टेट में लेकर आ गया। बट अगर हम वही काम हम करना स्टार्ट कर देंगे तो कार्बन बजट बचेगा ही नहीं, हम पे प्रेशर बनाया जाएगा, यार आप ऐसे कैसे कर रहे हो। तो क्योंकि जो भी डेवलप्ड देश वो ऐसी पॉलिसी लेकर आ जाएंगे, जैसे मान लो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, CBAM, जो यूरोप के द्वारा लाया गया, जिसमें कि अगर प्रोडक्ट
का प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें अगर बहुत अधिक कार्बन एमिशन हो रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स लगा दिया जाएगा, तो इससे आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है उनके देश में रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो सकती है, ये चीज़ हमें देखना है। सो अगर देखा जाए तो कंजर्वेटिव प्राइस ऑफ $50 पर टन का CO2 इक्विवेलेंट, डेवलप्ड कंट्रीज कार्बन डेट टू द वर्ल्ड इज पेग्ड एट ओवर $51 ट्रिलियन। अभी ये शब्द का क्या मतलब है कि देखो डेवलप्ड देशों ने क्योंकि उनके पास कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, उन्होंने मशीनरी और सब करके यूज करते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेनिफिट उठाते हुए जम के डेवलपमेंट किया, और जम के जो है कार्बन एमिशन भी उसमें हुआ या ग्रीन हाउस गैस का भी एमिशन जम के हुआ। लेकिन ये देखना है कि जिस तरीके से या जिस लेवल का एमिशन हुआ, अगर आप उसको पैसे में कन्वर्ट करते हो तो विश्व को एटलीस्ट जो डेवलप्ड देशों को पे करना चाहिए, दैट शुड बी अराउंड 51 ट्रिलियन अमाउंट, जो कि बड़ा आपका अमाउंट। अब जब कहा जाता है कि यार आप पैसा दे दो, अभी हमने क्लाइमेट फाइनेंस पर एक चर्चा कर रखी है, तो जब पैसा देने की बात आती है तो ये लोग मना कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इधर उधर जो भी पैसा, क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस पूरे तरीके से डिफाइंड नहीं है ना, तो इधर उधर जो भी पैसा लगे उसको काउंट कर लेते हैं। और लगभग $100 जो $100 बिलियन इनको पे करना चाहिए, तो उसमें भी अराउंड 70 के आसपास ही वो भी किस एरिया में यूज हुआ है उस पर भी कंफर्म नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट को, प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट को भी इन्होंने काउंट कर लिया है क्या नहीं, हम ये क्लाइमेट फाइनेंस के तहत हम कर रहे हैं। तो ये चैलेंज है कि एक तो आपको क्लाइमेट फाइनेंस डिफाइन करना, और दूसरा जो डेवलप्ड देश है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लें, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो उठा लिया है। अब डेवलपिंग देश पे आप बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दो और बोले आप नहीं कर सकते, और हमने जो करना था वो हमने आपका कर लिया। तो बेस्ड ऑन इंडियाज हिस्टोरिकल एमिशन, जिस तरीके से इंडिया का जो एमिशन है, अगर इफ यू टॉक अबाउट इंडियाज हिस्टोरिकल एमिशन, तो इंडिया का जो हिस्टोरिकल एमिशन की बात करें तो इंडिया हैज अ कार्बन क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ 338 गीगाटन इक्विवेलेंट, इक्वल टू अराउंड $17 ट्रिलियन, और विदाउट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी एज प्रॉमिस्ड इन 1992 रियो अर्थ समिट, डेवलपिंग कंट्रीज स्टेयर्स एट इवन मोर अनफेयर वर्ल्ड। ये जरूरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, या इंडिया की बात ही नहीं है, किसी भी देश की बात किया जाए, खासतौर से डेवलप्ड देश है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो जिस तरीके से आप डेवलपमेंट करोगे, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में आपका कार्बन एमिशन बहुत अधिक होगा, और फिर कई आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो डेवलप्ड देश में एक तरीके से ब्लॉक कर दिए जाएंगे, या फिर बहुत तरीके के टैक्सेस इंपोज कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है देशों की कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, फाइनेंस है, वो प्रोवाइड किया जाए डेवलपिंग देश को। तो इस पर इंडिया को चर्चा करना चाहिए। जो COP28 की मीट होगी उसमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मैंने जैसे बोला कि बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेशन पे आती रहेंगी, बट इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स थे तो ये कर लिया। इसमें COP28 करके आप 8-10 12 पेज छोड़ देना, तो बहुत डिफरेंट डायमेंशंस आएंगे इसमें, और वो बहुत सारे इकोनॉमी से भी रिलेटेड होंगे, एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड होंगे, ऐसे बहुत सारे लेवल पे आपका ये टॉपिक्स लिंक्ड और रिलेटेड होंगे, तो ध्यान में रखना। लेट्स मूव टू दिस। फातिमा बीबी फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, ये अब नहीं रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप जब भी वुमेन रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो उसमें आप लोग कोट कर सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, और ऐसे भी चलो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, चांसेस कम होते हैं पूछने के, लेकिन फिर भी जब वुमेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो उसमें आप ऐसे एग्जाम्पल्स कुछ आपके पास तैयार होने चाहिए। अभी बहुत समय की, मतलब 95-96 एज में है जो है मतलब ये नहीं रहे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नीड अ रेगुलेटर लाइक सेबी फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन है, तो ये टॉपिक आपका, दिस इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रेगुलेशन है इससे। देखो एआई के रेगुलेशन पर हमने काफ़ी सारी चर्चा ऑलरेडी कर रखी है, बट इसमें एक यूनिक कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हाईलाइट जो किए गए हैं उनको हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट हाईलाइट किया कि जिस तरीके से जो सेबी है, सेबी जो है वो किसको कंट्रोल करती है, ये आपका कैपिटल मार्केट को कंट्रोल, जो शेयर मार्केट और ये है ना, उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेबी के द्वारा। कमेंट सेक्शन बताओ सेबी का फॉर्मेशन किस साल में हुआ था। तो जो कैपिटल मार्केट है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सेबी के द्वारा वो कंट्रोल आपकी किया जाता है। इसी तरीके से एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होनी चाहिए। अब ये आर्गुमेंट अच्छा है, बिजनेस वाला पेज देखोगे ना उसमें मेंशन है, तो ये आर्गुमेंट, एआई रेगुलेशन एक अच्छा टॉपिक है, इस पर निबंध लिखने को आ सकता है। इसमें आपका जो है जीएस पेपर 3 में भी जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है, कई प्रकार के प्रश्न आपके इसमें फ्रेम हो सकते हैं।
तो कई सारे लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी हमने कई बार चर्चा की है। तो ये जरूर से कहा जाता है कि यार नहीं नहीं सेल्फ रेगुलेशन करते। देखो सेल्फ रेगुलेशन की क्या डेफिनेशन है, मतलब सेल्फ रेगुलेट कैसे करो, क्योंकि एआई तो खुद ही सारी चीजें, लोग तो देखो जो भी एआई का इस्तेमाल करेगा वो इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट में करेगा, और जब इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट में करेगा तो वो फिर अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी के मान लो किसी की मॉर्फ वीडियो मतलब डीप फेक क्रिएट कर सकता है। तो आपको लॉ लेकर आना ही पड़ेगा, और लॉ के बाद एक स्पेशलाइज्ड बॉडी आपको लेकर आनी पड़ेगी जो कि टेक्नोलॉजी की बात अगर की जाए उस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करे। अब जैसे समझने की बात है कि जैसे अगर आप कोई ब्यूरोक्रेट है, अब उन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ी है, अब उसे बोलो, उनको अगर आप बोलो कि एआई को रेगुलेट कर दो, तो जर्नलिस्टिक रेगुलेशन हो सकता है भाई, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और ये सब, बट आपको क्या एक स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक जो है स्पेशलाइज्ड जो है लोगों की जरूरत पड़ेगी। जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो स्पेशलाइज्ड लोग ही जो चैलेंजेस है उसको समझ सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि बहुत जर्नलिस्टिक अप्रोच में चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इस चीज़ को सजेशन दिया गया है कि जैसे कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी की हमें जरूरत है। ये आर्गुमेंट अच्छा है, इस आर्गुमेंट को जब भी एआई रेगुलेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो उस पर आप हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि देखो सेल्फ रेगुलेशन या ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन इस पर इतना वर्क नहीं करेगा, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हम कर सके। तो ये जरूरी है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उस पर नज़र बनी रहे, एआई का रेगुलेशन सही तरीके से हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे लेवल पे इसका एआई का जो इस्तेमाल है वो इतना पॉजिटिव नहीं हो रहा है, मतलब अगर आप देखोगे तो इतना पॉजिटिव जो है वो आपका यूज़ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक्स में नीड टू शिफ्ट टू हाइपर पर्सनलाइज्ड बैंकिंग। जो बैंक है दे में नीड टू शिफ्ट टू हाइपर पर्सनलाइज्ड बैंकिंग। अब देखो इस पे कंसेप्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर पर्सनलाइज्ड बैंकिंग। अब इसे थोड़ा सा सिंपल सी बात है, जैसे पहले के टाइम पे अगर आप देखो जब बैंकिंग सिस्टम नहीं था हमारा, ये टॉपिक का नाम है, इकोनॉमी के अंदर आप नोट कर लेना, हाइपर पर्सनलाइज्ड बैंकिंग। अब देखो यहाँ पे अगर पहले का टाइम अगर देखा जाए ना, पहले की जो स्थिति अगर देखी जाए तो साहूकार हुआ करते थे, तो लोगों को खेत में मान लो छोटे मोटे काम है उसके लिए लोन ले लिया, इंटरेस्ट रेट जम के ले लेते थे, तो 100 रुपये दिया तो उससे 500 रुपये तो जो है वो इंटरेस्ट रेट ले लेते थे, फिर वो नहीं दे पाते थे तो बोलते थे चलो हमारे खेत में तुम काम करो। इस टाइप की मूवीज़ भी आप लोगों ने देखी होगी, फिर वो बेटा होता है, फिर बेटा अमीर होता है या फिर वो कुछ कर दे, इस टाइप की मूवीज़ मतलब आपने देखी होगी। धीरे धीरे बैंकिंग पेनिट्रेशन हुआ, बैंकिंग पेनिट्रेशन में चीज़ें फॉर्मलाइज्ड हुई, इंटरेस्ट रेट ऐसा इस टाइप से इंक्रीज होने वाली बात नहीं हुई। अब धीरे धीरे क्या है कि डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, डिजिटलाइजेशन से इंडिविजुअलाइजेशन हो रहा है, इस चीज़ को समझना। आज के समय में देखो इंडिविजुअलाइजेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, मूवी लोग अपना देखना चाहेंगे, पढ़ाई लोग अपनी करना चाहेंगे अलग से अपने स्पेस में, वो नहीं चाहेंगे कि वो जाएँ 50 लोग के बीच बैठे, वो चाहेंगे चलो जैसे मान लो आपको कुछ पढ़ना ही है तो आप लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेस जो है वो कर लिए, फटाफट ऑनलाइन कोर्सेस कर लिए, या यूट्यूब के माध्यम से जैसे ये सेशन आप देख रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन में बैठ के देख रहे हो, या लैपटॉप में आपने देख लिया। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें मतलब जिस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा, उससे इंडिविजुअलाइजेशन भी इंक्रीज़ होगा, और जो जो इंडिविजुअलिस्टिक नीड को पूरा करता जाएगा वो इकोनॉमिक गेन अचीव करता जाएगा। जैसे बैंकिंग की अगर बात किया जाए तो बैंकिंग में जब बैंकिंग जैसे आजकल समय कई प्रकार के डिजिटल बैंकिंग भी आज के हो गया ना, ऐप के माध्यम से लोग लोन ले सकते हैं, तुरंत छोटा मोटा लोन ले सकते हैं। तो जो भी बैंक हाइपर पर्सनलाइज्ड बैंकिंग पे फोकस करेगा, हाइपर पर्सनलाइज्ड मतलब कुछ इंडिविजुअल लेवल पे जरूरतें हैं पैसों की, उस नीड को पूरा करेगा, वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो भी सकता। ऑल दो यहाँ पे जैसे आरबीआई जैसी जो संस्थाएं हैं उनके रोल बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे मान लो किसी ने 20,000 25,000 1 लाख का लोन लिया, अब उसमें इतना हाई इंटरेस्ट रेट कर दिया, इंटरेस्ट रेट को भी कंपाउंड कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, लिया 1 लाख का 10 लाख उसका इंटरेस्ट रेट हो गया। अब क्या होगा इसमें, तो रेगुलेशन भी बहुत मैटर करता है। तो ऑल द बैंकिंग पेनिट्रेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिविजुअलिस्टिक नीड को पूरा करने के लिए, मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है, मुझे छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो लेनी है, तो ये पर्सनलाइज्ड चीज़ें हैं। अब जो इस नीड को पूरा करेगा, जैसे बहुत सी फाइनेंस कंपनीज आ गई हैं, तो वो बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा फ्लरिश करेगा,
ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। तो ये जो अप्रोच है इसी को पर्सनलाइज्ड बैंकिंग भी कहा जाता है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड बैंकिंग जो पर्सनल जो लेवल पे जो भी नीड है उसको ध्यान में रखते हुए मनी ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूएस इंटरसेप्ट ड्रोन लॉन्च फ्रॉम यमन। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैपिंग देख लेना है। देखो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये जो जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे मैपिंग से रिलेटेड जो ये है, मैपिंग हमेशा जो न्यूज़ में रहती है, तो ये देखो ये यमन है, यमन हमेशा से न्यूज़ में रहा है। तो गल्फ ऑफ एडन है, ये ध्यान रखना, ये गल्फ ऑफ एडन है। इधर देखोगे सोमालिया है, इधर देखोगे ये रेड सी लोकेटेड है, यमन है। तो ये थोड़े पॉइंट्स याद रखना, ऊपर ओमान है, सऊदी अरेबिया है, इधर जाओगे थोड़ा नीचे साइड तो आपका अरेबियन सी आ जाता है। तो ये थोड़ा मैपिंग के टॉपिक्स याद रखना, ठीक है। तो ये मैपिंग के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इसके बाद जैसे कुछ जगहें हैं, जैसे यहाँ पे रब अल खली डेजर्ट है, ये डेजर्ट लोकेटेड है, ये सऊदी अरेबिया है। ये सना याद रखना, ये इसकी कैपिटल है। फिर ये ताइज एक जगह इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ये रेड सी है, एक ये स्ट्रेट है बब अल मंदेब, यहाँ लोकेटेड है बब अल मंदेब। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इधर आपका गल्फ ऑफ एडन मैंने बता दिया, ये अरेबियन सी रीजन है। और कमेंट सेक्शन में बताओ इसके थोड़ा आगे जो इस टाइप से बना हुआ है, यहाँ इस वाटर बॉडी का नाम क्या है बताना, ठीक है। अगर अपना एटलस, हमेशा एटलस को सामने रखो, हमेशा ऑक्सफोर्ड की एटलस खरीद लो। मैपिंग का सबसे अच्छा तरीका यही है। इधर उधर बहुत ज़्यादा आपको कोई कोर्स और ये करने का जरूरत नहीं है, अगर आप चीज़ें फॉलो कर रहे हो अच्छे से। अब जैसे मैंने ये जगहें आपको बता दी, अब आपके मैप में आप मार्क कर लो फटाफट, बस मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये पॉन्जी स्कीम के ऊपर है। ईडी ने किसी एक्टर को जो है पॉन्जी स्कीम केस के लिए समन किया है। तो हमें जो है व्हाट इज पॉन्जी स्कीम, ये थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट जान लेना। तो पॉन्जी स्कीम बेसिकली एक टॉपिक आपके किसके अंदर होगा, ये इकोनॉमी के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है, राइट डाउन अंडर इकोनॉमी सेक्शन, इकोनॉमी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम, ठीक है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज पॉन्जी स्कीम। तो पॉन्जी स्कीम का में क्या है, मतलब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता होना चाहिए। तो जनरली ये एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी है, जैसे आपने सुना भी होगा, कई बार कॉलेज वॉलेज में भी देखने को मिलता है कि होता है ना कि एक आदमी है, फिर उसको बोलेंगे 7 मेंबर बनाओ, फिर जितने मेंबर बनाओगे उस हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो है ना, ऐसा एक साइकिल टाइप बनी रहती है। तो ये क्या है, एक तरीके से नए नए, जैसे मान लो किसी ने 7,000 रुपये दिया, नया मेंबर बना, उस फिर उसने 5 मेंबर बनाया, उसको वो 5 मेंबर का कुछ परसेंट उसको मिल जाएगा, इस टाइप से ऐसे ये स्कीम्स आपके रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जरूर से कहा जाता है कि मतलब जो इस स्कीम को रन करता है वो कहता है कि जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसको हम अच्छा इन्वेस्ट करेंगे और उससे हाई रिटर्न होगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑल्दो ऐसा होता आपका होता नहीं है। तो जो भी फ्रॉड करता है इस टाइप के, वो पैसे आपका इन्वेस्ट नहीं करता है एंड इतना ज़्यादा अर्निंग आपकी नहीं होती। तो ये जो अप्रोच है इसे हम पॉन्जी स्कीम भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हाई रिटर्न की बात की जाती है विथ लिटिल और नो रिस्क, ऐसे बोला जाता है, बट रिटर्न इतना होता नहीं, रिस्क बहुत हाई होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट हो रजिस्टर्ड नहीं होता है, अनरजिस्टर्ड होता है, सेलर्स होते हैं अनलाइसेंस्ड होते हैं। कुल मिला के आप कह सकते हो कि कुल मिला के चीज़ें रेगुलेट तभी आप कर सकते हो, जैसे मान लो इन्वेस्टर है वो रजिस्टर्ड है, सेलर रजिस्टर्ड है, ये डिफाइंड है कि यहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा, और क्योंकि चीज़ें रजिस्टर्ड है तो रिटर्न देना पड़ेगा। और कई जो संस्थाएं जैसे सेबी जैसे संस्थाएं हैं वो उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं, बट यहाँ ना रजिस्टर्ड है कोई ना कुछ, तो ये अप्रोच जिसे पॉन्जी स्कीम भी कहता है। तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो कि इस टाइप की स्कीम्स में आपका इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर होल्ड्स नो वीटो पावर ओवर बिल्स। इसका जो पीडीएफ है या आप कह सकते हैं उसको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंड 5am सीरीज का नवंबर 23 तक का पूरा जो कंटेंट है मैंने सौरभ पांडे सीएससी ऐप में जो एडवांस करंट अफेयर्स वाला प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज वाला कोर्स है उसमें डाल दिया है। प्लीज उसको आप लोग उसका हिस्सा बने अगर आप 24 की तैयारी करना है। 6 उसका टेस्ट जो है इस संडे को शेड्यूल्ड है, ठीक है। और सेशन को आप लोग लाइक जरूर से करें। सीसेट की क्लासेस प्लीज, उस पर काफी मेहनत हो रही है, अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। टफ भी आपको लग सकता है लेकिन आप 1-2 बार देखेंगे तो आप समझेंगे। तो सीसेट की क्लास को भी बहुत सीरियस लेना है, वो भी रोज 9 बजे आपकी मंडे टू सैटरडे आपको मिलेगी। कल क्लास जो है वो भी हो चुकी है, तो तीसरी क्लास कल हो चुकी है, प्लीज उसको गो थ्रू हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर होल्ड्स नो वीटो पावर ओवर बिल्स सेज सुप्रीम कोर्ट। अब देखो इसमें काफी सारे आर्टिकल्स आएंगे, तो यहाँ पे आपका जो मेंस का प्रश्न है वो भी आपका इसमें बन सकता है, और मेंस का बिल्कुल प्रश्न जो है वो बन भी सकता है। और मैंने भी आपको क्वेश्चन बना के दिया भी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गवर्नर है वो गवर्नर जो है गवर्नर जब
आप कह सकते हैं कि जो बिल है उसके कंटेक्स्ट में उनके पास क्या पावर आपका रहता है। इसे थोड़ा सा मैं आपको विद थोड़ा डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ, जिससे आपको रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ऑल दो इस पर हमने 2-4 आर्टिकल्स पहले से भी ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोज आर्टिकल्स, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी सेकंड बैच जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी पेपर 2 ऑलमोस्ट 13 लेक्चर हो चुके हैं, जो सौरभ पांडे CSC ऐप है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने अभी तक आर्टिकल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 200 के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आर्टिकल 200 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 200 है कि जैसे मान लो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, अगर वो कोई लॉ पास करती है और गवर्नर जो है उनको सेंड करती है, तो वो गवर्नर जो है उनके पास क्या ऑप्शन है? जैसे उस बिल को एसेंट दे सकते हैं, वो विदहोल्ड कर सकते हैं, मतलब कुछ डिसीजन नहीं कर सक कुछ डिसीजन नहीं ले रहे तो उन्होंने विदहोल्ड कर लिया है। तो ये सब चीज़ें किस पे मेंशन्ड है? आर्टिकल 200 के अंदर मेंशन्ड है। आर्टिकल 200 के अंदर मेंशन है। अब देखो, चर्चा का विषय क्या बनता है कि चर्चा का विषय ये है कि जैसे चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या है? वो रियल हेड है। इसके एग्जीक्यूटिव के रियल हेड आपके कौन है? चीफ मिनिस्टर है। और आपके पास ये भी है कि आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करती है। तो इसमें कहा गया कि गवर्नर के पास क्या डिस्क्रिशनरी पावर, इसमें बहुत अच्छे आर्टिकल हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। गवर्नर के पास क्या डिस्क्रिशन है कि सपोज करो कि कोई बिल अगर सेंड गवर्नर को किया जाता है, तो गवर्नर जो है क्या उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं? तो क्या रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को भेज सकते हैं? तो ठीक है, बिल्कुल आप भेज सकते हैं। लेकिन मान लो फिर से स्टेट असेंबली ने उसको जो है पास कर दिया और दोबारा से गवर्नर को भेज दिया, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बहुत बड़ा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो गवर्नर को बहुत ज़्यादा विदहोल्ड उस बिल को नहीं करना चाहिए। और अगर कोई चीज़ विदहोल्ड की जा रही है तो उसका बहुत ही मतलब विदहोल्ड मतलब कोई डिसीजन आप नहीं ले रहे हो, तो उसका तुरंत जो रीज़न है वो तुरंत बताना जरूरी बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपकी लगातार हाईलाइट की, ऑनरेबल कोर्ट ने भी इससे रिलेटेड कुछ बातें बोली हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 200 एम्पावर करता है गवर्नर को टू विदहोल्ड एसेंट टू द बिल। अपना जो सहमति है उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, मतलब नहीं दे रहे हैं। अगर आप पूछोगे क्योंकि आपका क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि कोई टाइम लिमिट तो फिक्स है नहीं। क्योंकि टाइम लिमिट फिक्स नहीं है तो फिर वहाँ पे वो एग्री नहीं करेंगे कि बोले ठीक है, मतलब बोलेंगे कि अभी देखा जा रहा है, तो क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है। इसके बाद गवर्नर मस्ट मैंडेटरीली फॉलो द कोर्स ऑफ एक्शन विच इज इंडिकेटेड इन द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द कम्युनिकेटिंग टू द स्टेट एज सून एज पॉसिबल। ऑनरेबल कोर्ट ने इसी चीज को हाईलाइट किया है कि जो भी अगर आप विदहोल्ड करते हो एसेंट को, तो आप ये चीज स्टेट जो गवर्नमेंट है या मतलब है उसको कम्युनिकेट करना जरूरी है। इवन रिकंसिडरेशन के लिए सेंड करने का है तो उसमें भी ये जरूरी आपका रह जाता है। अल्टीमेट जो डिसीजन है कि वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द गवर्नर एज कंटेंट इन द मैसेज बिलोंग टू द लेजिस्लेचर अलोट। मतलब जो भी एडवाइसेस दी गई, मान लो आपने बिल को बोला कि यार ये बिल लो और इसमें आप रिकंसिडर करना है, गवर्नर जो है उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए बिल दे दिया। अब वो ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला कि ये डिपेंड करता है लेजिस्लेचर पे कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। जो एडवाइस दी गई है गवर्नर के द्वारा, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है? वो लेजिस्लेचर पे जो है आपका करता है। एंड गवर्नर डज नॉट बाइंड द लेजिस्लेचर, है ना, मतलब गवर्नर डज नॉट बाइंड द लेजिस्लेशन फ्रॉम द यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इफ द बिल इज पास्ड अगेन विथ और विदाउट अमेंडमेंट। इट मीन्स व्हाट कि अगर इवन यहाँ पे ये भी कहा कि अगर बिल मतलब गवर्नर जो है कहा कि देखो रिकंसिडरेशन के लिए सेंड कर दिया, एडवाइस दी, अगर उसको ना भी कंसीडर करके बिल को रिपास करके दोबारा से सेंड किया गया, तो वहां पे जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास वो नहीं है, प्रोवाइडेड बहुत बड़ी कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज ना हो, तो वो थोड़ा सा देखना होगा। सो कोर्ट ने इस चीज को कहा कि अगर जो भी गवर्नर है अगर वो बिल को विदहोल्ड करते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग फर्दर वुड बी एक्टिंग इन, मतलब वो संवैधानिक नहीं होगा, इट विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑनरेबल कोर्ट ने जो है आपका हाईलाइट किया है। और ये कहा गया कि जो गवर्नर है वो बेसिकली क्या है? गवर्नर बेसिकली अनइलेक्टेड, गवर्नर क्या है? गवर्नर अनइलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है और चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको ज़्यादा मतलब
आप कह सकते हैं कि रखा है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड है उनका से ज़्यादा होता है। तो इसमें यही चीज़ ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा भी आपका हाईलाइट आपकी जो हाईलाइट की गई है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसे मान लो गवर्नर एज द अनइलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट वुड बी इन द पोजीशन टू वर्चुअली वीटो द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर डोमेन बाय द ड्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेचर सिंपली डिक्लेयरिंग दैट द एसेंट इज विदहोल्ड विदाउट एनी फर्दर रिकोर्स। तो ये लाइन आप देख लो ना, अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि जिसमें क्योंकि देखो गवर्नर की कैपेसिटी है कि वो कोई बिल पास हुआ और उसमें विदहोल्ड कर ले अपना एसेंट आर्टिकल 200 यूज करके, इससे तो जो पॉलिसी पैरालिसिस होगा, कोई लॉ बन नहीं पाएगा और लॉ अच्छे से इंप्लीमेंट भी नहीं होगा। एंड ये क्या है, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री पैटर्न ऑफ गवर्नेंस, इसके पूरे तरीके से खिलाफ है, जिसमें हम ये कहते हैं कि लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना है, एग्जीक्यूटिव का काम जो है लॉ इंप्लीमेंट करना है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट का ज़्यादा प्रोमिनेंस है। तो ये कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से चीज़ें रोकी जाती हैं गवर्नर के द्वारा, तो ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ये ध्यान में रखना। इसी पर बेस्ड मैंने मेंस का प्रश्न भी आपके लिए बनाया। डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ गवर्नर इज वेरी लिमिटेड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जजमेंट अभी जो बताया उसको कंटेक्स्ट में रखते हुए आपको लिखना है। इससे पहले भी मैंने कई आर्टिकल शमशेर सिंह केस और वो सब बहुत सारे डिस्कस कर रखे हैं, तो वो भी अगर आपके मन के अंदर है तो ध्यान रखना है, ठीक है, वो भी बहुत हेल्पफुल है। आप लोग लिखें जरूर से, और मैंने आपके आंसर्स कल भी 25 कॉपीज चेक की है मैंने, ठीक है, सैटरडे संडे में आज ज़्यादा से ज़्यादा चेक हो जाएंगी कॉपीज, बट प्लीज़ आप सेंड करते रहें, जितने भी सीरियस लोग हैं सेंड करते रहें, मैं चेक करता रहूँगा, ठीक है। थोड़ा शब्दों की जो मतलब मेरे द्वारा जो भी चीज़ें बोली जाएंगी उसको आप बिल्कुल उसमें आप ट्रस्ट करें, ठीक है। जो चीज़ें बोली है, थोड़ा कई बार चीज़ें हो जाती हैं, है ना। जैसे सी सेट का थोड़ा देखना था, अब सी सेट की क्लासेस आपकी बहुत अल्टीमेट हो रही हैं, तो यूट्यूब में ही हो रही हैं, तो आप लोग के लिए तो सी सेट के लिए मैंने प्रॉमिस किया था, तो और सर भी जो है वो आपको सी सेट बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सी सेट पे ध्यान जरूर से दें, वो भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे और भी चीज़ें जो भी मैंने आपको कह रहा हूँ वो चीज़ें आपके लिए हो भी रही हैं। अब क्वेश्चन जो भी है आप लिखें जरूर से। अगर आपको लगता है चलो इवेल्युएट नहीं कराना है तो एटलीस्ट ग्रुप में डालो, लेकिन अगर आप इवेल्युएशन कराना चाह रहे हो तो फिर आकलन सीरीज का हिस्सा आप सौरभ पांडे सीएससी ऐप में बन सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट 6 जो है वो शेड्यूल्ड है आपका इस संडे को, प्लीज इसको अटेम्प्ट करें, आलस ना करें। ये बार बार मैंने आपको कहा है, सौरभ पांडे सीएसई ऐप जो है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, गूगल स्टोर में मिल जाएगा, और डाउनलोड करके अपना जो है उसमें आप लोग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं एडवांस करंट अफेयर्स पे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। टोटल 50 टेस्ट हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 50 टेस्ट है, 2500 प्लस टॉपिक्स आपके उससे कवर हो जाएंगे, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें। आकलन सीरीज में आंसर का इवेल्युएशन आपका होगा, या इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑन एडवांस करंट अफेयर्स। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे इसमें ऐड ऑन होंगी, या 2 साल का कवरेज है पूरा, ठीक है। और ये आपका 5 AM का कंटेंट भी इसमें पड़ा हुआ है, देख लेना। और ये सारी चीज़ें हैं, आपको पीडीएफ भी मैं देना स्टार्ट कर दूंगा, तो फिर उससे आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं खुद से भी। और यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इस सेशन का पीडीएफ और ये सब अवेलेबल होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर, आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।